नमस्कार, मैं विनोद कुशवाहा। आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विष्णु सरकार में सीबीआई का शिकंजा। पीएस घोटाले में जांच के लिए बुधवार को प्रदेश के अलग अलग जगहों पर सीबीआई की टीम ने की छापेमारी। कांग्रेस नेताओं के घर की जांच करने पहुंची थी सीबीआई की टीम। बारिश में लोग हो रहे हैं डॉग बाइट के शिकार। एक साल में आए आंकड़ों ने खोली पोल। साल भर में 1.25 लाख लोग हुए डॉग बाइट के शिकार। फसल बीमा योजना की बड़ी तारीख। आधा दर्जन से ज्यादा सहकारी समितियों में किसानों के नहीं खुले खाते। लक्ष्य के विपरीत किसानों की संख्या 50% भी नहीं पहुंची। और माओवादियों ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति। प्रवक्ता समता ने जारी किया प्रेस नोट। 9 अगस्त को नक्सली लड़ाकू दिवस मनाने का किया आह्वान। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ ग्रैंड न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। तखतपुर नगर के वार्ड क्रमांक 12 में डायरिया के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मरीज छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें उल्टी और दस्त की शिकायतें लगातार बनी हुई हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इस वार्ड में गंदगी के फैलने के कारण जीवन यापन करना कठिन हो गया है। नगर पालिका द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण कचरे के ढेर और जल भराव की समस्या बढ़ गई है। इन हालात के चलते डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग में इस स्थिति को लेकर हड़कंप मच गया है और खंड चिकित्सा अधिकारी सहित पूरा अमला मौके पर पहुंच गया है। डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और बीओमओ उमेश साहू ने बताया है कि हालात बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहले वार्ड नंबर 12 कॉलेज पारा में पता चला था कि डायरिया के पेशेंट हैं बोल के, जिसका आज मेरा और एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में विजिट किया गया। 2 बच्चे मिले। दोनों बच्चे अभी स्वस्थ हैं और दोनों की उम्र लगभग 1.5 साल की है। अभी दोनों बच्चों की स्थिति संतोषजनक है। वायरल कॉज हो सकता है क्योंकि मौसमी एक कारण होने के कारण। और अब खबर बस्तर से। बस्तर से एक महत्वपूर्ण खबर जो अपडेट के साथ हम आपको पहुंचा रहे हैं। नक्सली संगठन प्रवक्ता समता के माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। समता ने घोषणा की है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस नक्सली लड़ाकू दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस विशेष दिन का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, अस्तित्व, आत्मसम्मान की रक्षा करना है। प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस अवसर पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी आरएसएस और भाजपा के खिलाफ जारी लड़ाई को तेज किया जाएगा। नक्सली संगठनों द्वारा इस दिन विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए शुरू की गई पहल के तहत मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने आज बरेला नगर पंचायत के शासकीय हाई स्कूल में पालक शिक्षा मेगा मीटिंग का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुंगेली एसपी, जिला पंचायत सीईओ के साथ ही स्कूल शिक्षक और पालक भी शामिल हुए। कलेक्टर ने बच्चों से मुलाकात की, उनकी पढ़ाई के बारे में सवाल किए और उनकी योग्यताओं के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिए। कलेक्टर ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य पालक और शिक्षक के बीच अच्छे तालमेल को बढ़ावा देना है ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस सार्थक प्रयास से स्थानीय जनता में खुशी की लहर है और ये स्पष्ट होता है कि जिले की शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। शिक्षक पालक बैठक हुई थी और बहुत ही सार्थक बैठक रही। बड़ी संख्या में पालक उपस्थित रहे, मैं एसपी साहब और पूरे अधिकारी रहे और काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है। शासन का यही उद्देश्य है कि शिक्षकों के बीच और पालकों के बीच एक अच्छा तालमेल बने और बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। तो एक नई पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, जिसका पूरी जनता ने स्वागत किया है और सब खुश हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे और सार्थक परिणाम हैं। पीएससी घोटाला जांच को लेकर पहली बार सीबीआई की टीम बिलासपुर पहुंची है। सुबह सुबह 8 सदस्यीय टीम ने सबसे पहले यदुनंदन नगर स्थित राजेंद्र शुक्ला के पुराने मकान में धावा बोला। इसके बाद सीबीआई की टीम तिफरा परसदा स्थित राजेंद्र शुक्ला के घर पहुंची। सुबह करीब 6 बजे अधिकारियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। बता दें कि सीबीआई की टीम को जानकारी मिली है कि राजेंद्र शुक्ला 2 दिन से घर से बाहर हैं। एक महिला और 7 पुरुष अधिकारियों के साथ सीबीआई की टीम बिलासपुर पहुंची है। इस दौरान परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के बाद सीबीआई की टीम राजेंद्र शुक्ला के नए मकान पहुंची। नए मकान में मौजूद लोगों ने टीम को जानकारी दी कि राजेंद्र शुक्ला पिछले 2 दिनों से घर से बाहर हैं। इसके बाद महिला समेत सीबीआई के सभी 8 अधिकारी राजेंद्र शुक्ला के घर में दाखिल हुए। राजेंद्र शुक्ला का बेटा स्वर्णिम शुक्ला का चयन पीएससी में हुआ है।
पीएससी परीक्षा 2022-23 को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। तत्कालीन समय में यह प्रतियोगिता छात्रों ने परीक्षा का परिणाम का विरोध भी किया था। मामले में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सरकार के नेता और अधिकारी अपने रिश्तेदारों का गलत तरीके से चयन करवाया गया है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साल 2022-23 पीएससी परीक्षा जांच का आदेश दिया। इसी क्रम में सीबीआई की टीम कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पहुंची। बंद कमरे में घर के सदस्यों से पूछताछ की जा रही थी। जानकारी मिल रही है कि राजेंद्र शुक्ला के अधिकारी बेटा इस समय रायपुर में है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की टीम अलग अलग बिलासपुर के अलावा रायपुर, दुर्ग, भिलाई में एक साथ कई कांग्रेसी नेताओं के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि टीम को यहां से क्या जानकारी हासिल हुई है, लेकिन सीबीआई की इस कार्यवाही से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। नया बस स्टैंड के पास राजेंद्र शुक्ला जो कांग्रेस नेता है, उनका यह घर है, जहां सुबह सीबीआई की टीम ने 6 बजे दस्तक दी है। लगभग 10 लोगों की टीम यहां पहुंची है और जो पीएससी में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसे लेकर यहां जांच कर रही है। इस वक्त भी अभी हम यहां नया बस स्टैंड में राजेंद्र शुक्ला के घर के बाहर ही मौजूद है, जहां पर सीबीआई की टीम अंदर जांच कर रही है। उनके जो पुराना घर है तिफरा में, वहां भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है और वहां भी दस्तावेजों की जो है वो जाँच की जा रही है। ये नया घर नया बस स्टैंड के सामने राजेंद्र शुक्ला का मौजूद है, जहाँ पर सीबीआई की टीम सुबह से ही मौजूद है और कागजात की जो है और जो पीएससी को लेकर जो फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है, जिसमें राजेंद्र शुक्ला जी का नाम है, उनकी जो दस्तावेज है उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है। जिसके बाद अब क्योंकि सीबीआई की टीम अंदर है और क्या वो पूछताछ करे क्या करी, इसकी बात तो अभी अंदर से नहीं निकल के आ पा रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर में जब सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी तो इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। खबरों का सिलसिला लगातार ग्रैंड न्यूज़ पर जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलीव है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया,
सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए, और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, सुमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यू एडेड कोर्स भी चला रहे हैं, और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरों के सिलसिले को शुरू करने के लिए। बात करते हैं बिलासपुर के सीएमडी चौक से लेकर विनोबा नगर व्यापार विहार जाने वाला मार्ग काफी जर्जर हो चुका था, जिसके सुधार के लिए लगातार पार्षद और वार्ड के लोगों के द्वारा प्रशासन को पत्राचार किया जा रहा था। इस जर्जर सड़क के मुद्दे को जनता भी इस समस्या को लेकर ग्रैंड न्यूज में प्रमुखता से इस खबर को चलाया था ग्रैंड न्यूज, जिसका असर भी हुआ और पार्षद रविंद्र सिंह ने ग्रैंड न्यूज की पूरी टीम का धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि 29 लाख की लागत से सीसी रोड रिपेयरिंग के कार्य को वार्ड में प्रारंभ कराया गया है। वार्ड की सभी गलियों में जहां सड़क खराब है उन जगहों की रिपेयरिंग की जा रही है, जिससे अब राहगीरों को किसी तरह की आने जाने में परेशानी नहीं होगी। वहीं विद्या उपनगर मुख्य मार्ग गायत्री मंदिर से लेकर अमर जवान चौक तक 1 करोड़ का नारी निर्माण के बाद अब 95 लाख की सड़क निर्माण की निविदा भी जारी की गई है। इससे शीघ्र ही मुख्य मार्ग की सड़क को सुधारा जाएगा, लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। वहीं महापौर निधि से 10 लाख की लागत से वार्ड के गार्डन का जीर्णोद्धार और रंग रोगन का कार्य भी किया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम के द्वारा अपने वार्ड नंबर 27 विनोबा नगर में गायत्री मंदिर चौक से लेकर सीएमडी चौक अमर जवान चौक तक की स्थिति बहुत सड़क की जर्जर स्थिति थी। उसमें नगर निगम प्रशासन ने राहत दिया और 95 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करके निविदा जारी कर दिया गया है। तो जल्दी ही इस मोहल्ले वासियों को इससे जो जर्जर स्थिति है सड़क की उससे राहत मिलेगी, राहगीरों को काफ़ी फ़ायदा होगा, व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसके पहले जैसे 1 करोड़ की राशि में नाला का निर्माण किया गया तो जल भराव की जो समस्या थी उस पर कम से कम वार्ड वासियों को 70% राहत मिला है, जल भराव से निदान मिला है। वहीं जहाँ जहाँ वार्ड के गलियों में सीसी रोड में जहाँ पर गड्ढे हैं उसके रिपेयरिंग के लिए 29 लाख रुपए का काम चल रहा है। तो वार्ड में जो पेच रिपेयरिंग है उससे हो जाने से राहगीरों को सुविधा होगी। उसके साथ साथ जैसे बच्चे बुजुर्ग जन जो उद्यान जाते हैं उनके रंग रोगन और जीर्णोद्धार के लिए महापौर निधि से 10 लाख रुपए दिया गया है। तो वार्ड नंबर 27 विनोबा नगर में काफ़ी विकास के कार्य लगातार निगम प्रशासन और जिला और प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए सभी जनप्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने भी ग्रैंड न्यूज के द्वारा इस सड़क की जो स्थिति है उसको आप लोगों ने उठाया था और इससे वार्ड वासियों को काफ़ी राहत मिला। आप लोगों को भी साधुवाद। और मैं चाहूँगा ही ऐसे ही विकास का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहे ताकि यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत जो अभी मिल रही वो लगातार मिलता रहे। रेलवे स्टेशन से लगे चुचुहियापारा अंडरब्रिज में घुटने तक पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों को यहाँ आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन जो कि आधुनिक सुविधाओं से भरा पड़ा है, इसके बावजूद इस जल भराव की समस्या को क्यों नहीं दूर कर पा रहा है, यह चौंकाने वाली बात है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
बरसात के समय में इन अंडरब्रिज में जल भराव की समस्या होती है। फिर बरसात के पूर्व क्यों इस पर रेलवे प्रशासन का ध्यान नहीं जा पाता है। खानापूर्ति और दिखावे के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल करके पानी को अंडरब्रिज से निकाला जाता है, लेकिन इस अंडरब्रिज में होने वाले जल भराव का स्थायी रूप से समाधान आखिर किस लिए नहीं निकाला जा रहा है। रेलवे प्रशासन को जनता की समस्या को समझना होगा और उचित उपाय करने की जरूरत होगी। किस तरह के हालात थे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे ने। आइए दिखाते हैं वो तमाम रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन से लगे चुचुड़ियापारा अंडरब्रिज में काफ़ी मात्रा में पानी भर चुका है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ लोग अभी हमारे बीच मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? देखिए, सैयद इमरान हुसैन मैं अपना। इमरान जी, यहाँ पर हर बार बारिश से पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेके आप? देखिए, बहुत संघर्षों का रेलवे अंडरब्रिज चुचुड़ियापारा रहा है, तार बार रहा है, क्योंकि 2012-13 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो हम लोगों ने मांग किया था कि रेलवे अंडरब्रिज, रेलवे फाटक जो भी जहाँ भी है, रेलवे अंडरब्रिज को तब्दील किया जाए। मगर ये मांगे जो हैं हो तो गई, मगर ऐसा लग रहा है कि ये अधूरा मांग है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार की सम्मिलित और यहाँ के रेलवे के जितने तमाम अधिकारी हैं वो मौन हो चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेलवे अंडरब्रिज में कुछ ही घंटों के पानी में रेलवे अंडरब्रिज के अंदर लबालब पानी भर गया। यहाँ तक कि बच्चों का आना जाना, यहाँ के मजदूरों का, व्यापारियों का, यहाँ के वार्डवासियों को दिक्कत दुर्भर हो गया। लोगों को रेलवे क्रॉसिंग करना, रेलवे लाइन की क्रॉसिंग करके जाना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि अधिकारी अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है, नादारत है, बड़ा अधिकारी कहाँ देखने तक नहीं आया है, सिर्फ अंडरब्रिज बना दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ घोटाले जो हैं, अगर ठीक से छानबीन किया जाएगा तो रेलवे अंडरब्रिज जो 10 से 12 करोड़ की लागत से बनाया गया था, ये घोटालों का रेलवे अंडरब्रिज है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये अभी आप अपने बच्चे को लेकर आ रहे थे और बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल आने जाने में भी उनको दिक्कत हो रहा है, उसको लेकर आप क्या करें? ये तो हम लोग को खैर रोज़ का है। रोज़मर्रा में हम लोग इतनी परेशानी है कि रोज़ ही ये अंडरब्रिज से तो हमको पहले बहुत उम्मीद था कि आज ये 10 से 12 करोड़ का अंडरब्रिज बन रहा है, लेकिन आज ऐसी हो गई है कि ये तो थोड़ा सा पानी गिरता है तो ये दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है, ब्लॉकेज कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर ये जब तक इसका आप भी ये देख रहे हैं कि वो पानी निकल रहा है पंप के द्वारा, तो ये पंप के द्वारा ही इसको खाली किया जाता है, तो फिर से ये समझो 1 से 2 रोज़ पूरा ये ब्लॉक रहता है। उसके बाद हमको किसी तरह और भी जो रास्ते हैं गली कूचे, उससे हम लोग आना जाना करते हैं, तो इससे बनना और नहीं बनना एक हिसाब से तो बराबर ही है। लोगों को सुविधाओं को लेकर अंडरब्रिज का निर्माण किया गया था। सबसे बड़ी बात यह कि रेलवे प्रशासन जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस भरा हुआ है, उसके बावजूद भी इस अंडरब्रिज में पानी की जो समस्या हर बार आती है उसको लेकर उनके पास कोई सुझाव ही नहीं होता, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो इसको सुधार सके। आखिर क्यों इसके पहले रेलवे प्रशासन को ध्यान नहीं आता है और रेलवे प्रशासन अंडरब्रिज को इस पानी के भराव को सुधारने की व्यवस्था क्यों नहीं करती है, ये सोचने की बात है। कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ के लिए। नगर निगम की अतिक्रमण शाखा ने बुधवार को उसलापुर स्थित विनायक प्लाजा में गोकने नाले के ऊपर अतिक्रमण कर बनाए गए दीवार को ढा दिया। दरअसल राजस्व और नगर निगम के संयुक्त टीम ने विनायक प्लाजा के संचालक को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने पर बुधवार की सुबह टीम ने नाले की तरफ बने दीवार को तोड़कर गिरा दिया। पिछले कई दिनों से प्रशासन की तरफ से इस अतिक्रमण को हटाने के निर्देश के बाद भी कोई पहल नहीं होने पर यह कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि उसलापुर स्थित विनायक प्लाजा के निर्माण के बाद से यहां पर अवैध निर्माण की बात सामने आ रही है। प्रशासन के द्वारा कई बार इस पर नोटिस भी दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही इस दिशा में नहीं होने के बाद अब इस अतिक्रमण को हटाया गया है। ऐसी उम्मीद है कि अब अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद गोकने नाला का जो स्वरूप है वह वापस देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और कृषि में निवेश को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत किसानों के नुकसान को फसल का भी सरकार सही मूल्य देती है। फसल बीमा की अंतिम तारीख 30 जुलाई तय की गई थी, लेकिन लक्ष्य के विपरीत किसानों की संख्या 50% भी नहीं पहुंची। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसान इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।
इस योजना को लेकर किसान और उनसे जुड़ी सहकारी समितियां कितनी उदासीन हैं। जिले में आधा दर्जन से ज्यादा सहकारी समितियों में फसल बीमा करने वाले किसानों ने खाता भी नहीं खुलवाया है, जिसे देखते हुए इस योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए सरकार ने बीमा की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। फसल बीमा करने वाले किसानों की संख्या निराशाजनक रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ाई गई है। वैसे जो कृषकों का खरीफ का जो फसल बीमा का डेट रहता है 31 जुलाई था, कुछ कारणवश समय को फसल बीमा केंद्र सरकार ने उसे 16 अगस्त तक बढ़ा दिया है, जिसमें प्रीमियम की राशि पहले हमको 31 अगस्त तक काट के जमा करनी थी और उसकी एंट्री पोर्टल एंट्री 15 अगस्त तक करनी थी। अब वो समय सीमा 15 दिन बढ़ गई है, 16 तारीख तक हम प्रीमियम काट सकते हैं, देन उसके बाद 31 अगस्त तक का उसमें पोर्टल एंट्री करके शासन को भेज सकते हैं। इसमें लाभ कैसा है, जो अभी हमारे को आउटपुट समझ में आया है फसल बीमा का देखते हुए, वो किसानों को ये है कि हमें क्लेम नहीं मिलता करके वो स्कीम से पीछे हट रहे हैं। तो पिछले साल से बहुत कम मात्रा, मतलब 60% ही हो पाया पिछले साल से। ऑप्ट आउट फॉर्म ज़्यादा भरती है किसानों की, हम इसमें सहमत नहीं है, अतः हमारा बीमा ना काटा जाए। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे समाचारों के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार A ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से NCC विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें BPEd है, B.Liv है और बायोटेक्नोलॉजी में MSc है और MSW है और संस्कृत में UG में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, शिवमंगल सिंह सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यूएडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है,
जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यू एडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ में हैं और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर 2889.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित किया जाएगा। इस टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जैसे कि गाइड, पर्यटक वाहन और रिसोर्ट्स का संचालन। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांव में आजीविका विकास के नए नए कार्य किए जा सकेंगे। एक निर्णय लिया गया गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्री परिषद द्वारा राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अनुशंसा और भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सहमति के अनुसार मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। बारिश का समय आते ही छत्तीसगढ़ में तेजी से डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक साल में ही लगभग 1.25 लाख लोगों को कुत्ते के काटने का शिकार होना पड़ा है। इसमें बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर दूसरे नंबर पर आता है, जहां 12,301 लोगों को डॉग बाइट का शिकार होना पड़ा है। आमतौर पर देखा जाता है कि बारिश में जीव जंतु और मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को सड़कों पर आवागमन करने में भारी समस्या होती है। इसे देखते हुए नगर निगम के द्वारा अभियान तो चलाया जाता है, लेकिन धरातल पर यह नजर नहीं आता है। मौजूदा समय में सड़कों पर आवारा मवेशी तो देखने को मिल ही जाते हैं, वहीं अब लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिला अस्पताल में डॉग बाइट के शिकार लोग इंजेक्शन लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व से ही दवा का इंतजाम कर रखा है, जिससे यहां आने वाले लोगों को दवा दी जा सके। लेकिन लोग यह मानते हैं कि नगर निगम को इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाना चाहिए, जिससे सड़कों पर निकलने पर उन्हें भयभीत न होना पड़े। ग्रामीण अंचलों के साथ साथ शहरों में भी जिस तरह से मुख्य मार्गों पर आवारा कुत्ते विचरण करते नजर आते हैं, वह कहीं न कहीं वाहन चालकों के साथ पैदल जा रहे लोगों के लिए भी खतरा बन जाता है। जाहिर तौर पर इस दिशा में कार्य करते हुए नगर निगम को इन आवारा कुत्तों को पकड़ने की जरूरत है, जिससे डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं उसमें कमी आ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बरसात के दिनों में जो डॉग बाइट है उसकी बहुत सारी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है और साथ ही साथ हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा मवेशियों को ले जाया जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार से जो
घूमने वाले डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको भी एक सुरक्षित स्थान में ले जाकर रखा जाए ताकि जो डॉग बाइट की घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। 31 जुलाई को नए शिक्षा सत्र का प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब भी महाविद्यालय में जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 31 जुलाई को नए शिक्षा सत्र का प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी अब भी महाविद्यालय में सीट खाली रह गई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग से किसी भी तरह का कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण अब महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से कई महाविद्यालय में बड़ी संख्या में सीटें भी खाली हैं। पहले महाविद्यालय में सीट रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता था, जिससे ज्यादातर महाविद्यालय में सीट बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार प्रक्रिया ही बंद करने से महाविद्यालय में आधी सीट भी नहीं भर पाई है, जिससे महाविद्यालय को काफी समस्या हो रही है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया खत्म होने के बाद विद्यार्थी अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में पंजीयन नहीं होने से उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा है। लिहाजा महाविद्यालय प्रबंधन भी विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया जाए, जिससे बचे हुए छात्र अपने संकाय में प्रवेश ले सकें, तो वही जो सीट रिक्त रह गई है वह भी पूर्ण हो सके। छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार हमारे डीपीवी महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रारंभ की गई थी और सभी प्रक्रिया जो है अंतिम तिथि 25 तारीख को थी और 25 तारीख के बाद वीसी परमिशन का 31 जुलाई लास्ट डेट था और डेट समाप्त हो चुका है, जिससे चलते महाविद्यालय में अभी तक मुश्किल से 2000 से लेकर 2200-2300 तक का एडमिशन हमारे महाविद्यालय में हुआ है और सीटें बहुत खाली है और हम शासन से भी ये मांग किए हैं और विश्वविद्यालय से भी मांग करते हैं कि इस सीट में बढ़ोतरी के से जो भी पोर्टल जो है वो फिर से खोला जाए ताकि हमारे महाविद्यालय के में एडमिशन प्रवेश ले सके और छात्र छात्राओं को प्राइवेट की ओर ना जाना पड़े। बिलासपुर रेलवे कर्मचारी का मेडिकल अनफिट बनवाकर बेटे को उसके स्थान पर नौकरी लगाने के नाम का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां रेलवे में पदस्थ ट्रैकमैन का 2021 में तबीयत खराब हो गया था। इलाज के दौरान ट्रैकमैन की पत्नी की मुलाकात विजय विल्सन से हुई। विजय विल्सन ने ट्रैकमैन की पत्नी को झांसे में लिया और कहा कि उसके पति को उसकी जगह बेटे को नौकरी दिला देगा। प्रार्थिया गौरी उसके झांसे में आ गई और रेलवे अस्पताल का एम्बुलेंस चालक विजय विल्सन द्वारा ट्रैकमैन की पत्नी को झांसे में लेकर करीब 3,60,000 की ठगी कर डाली गई। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसके बेटे की पति की जगह नौकरी नहीं लगी और तब पति खुद स्वस्थ होकर काम पर जाना भी शुरू कर दिया था। पीड़िता गौरी को उसके साथ हुए जालसाजी का एहसास हुआ और प्रार्थिया गौरी ने इसकी शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई है। शिकायत की जानकारी होते ही ठगी को अंजाम देने वाले एम्बुलेंस चालक फरार हो गया है और पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी हुई है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं उसके मुताबिक ही अब आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, सिरगिट्टी थाने क्षेत्र में एक एम्बुलेंस चालक जो कि रेलवे के हॉस्पिटल में ही काम करता है और उसने एक दूसरे रेलवे के कर्मचारी से यह बोलकर पैसा लिया था कि मैं आपको मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करा दूंगा जिससे आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। तो ये झांसा देकर उसने 3,60,000 रुपये इनसे लिए थे, जिस पर एफआईआर करके विवेचना में लिया गया है। इसके खिलाफ आरोपी के खिलाफ पहले भी एक अपराध दर्ज है, तो इसके खिलाफ जो भी उचित वैधानिक कार्यवाही है वो की जा रही है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार ग्रैंड न्यूज़ पर जारी है। नमस्कार।